हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपके विज्ञान के किताब की जो है सेकंड चैप्टर धातु एवं अधातु के संबंध में बताऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में धातु एवं अधातु के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं इस संसार में, वो या तो धातु या अधातु की श्रेणी में आता है। अगर उसमें वो ठोस है, उसमें चमक है, उसमें आवाज़ है, तो हम उसे धातु की श्रेणी में रखते हैं। और अगर वो इसके विपरीत है, अर्थात उसमें ना चमक है, ना कोई आवाज़ है, अधिक आवाज़ भी नहीं है, और ना ही उसे हम उससे हम खींच करके तार या चादर आदि बना सकते हैं, तो उसे हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं। तो आप देखें कि संसार में हम जैसे जितने भी हम अपने घर में खाना पकाने वाले बर्तन, की खेती करने वाले उपकरण, हमारे घर में जितने भी गाड़ी वगैरह हैं, वाहन जिससे हम आते जाते हैं, वो सारे किसी न किसी धातु से बने होते हैं। अधिकतर वो लोहे, स्टील, तांबे आदि, कांसे आदि से बने होते हैं। और उसी प्रकार बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, और उन्हें वो जो हैं ठोस धातु के जैसे तो नहीं होते, परंतु वो भी आवश्यक हैं हमारे जीवनचर्या के लिए। जैसे पानी है, आपका पानी, दूध, चाय, हवा, धुआं, सुगंध, ये सब भी जो हैं वो, या फिर आप प्लास्टिक वगैरह, ये सब जो भी हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई देते हैं, वो या तो धातु हैं या अधातु है, दोनों में से कुछ एक हैं। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के क्या क्या गुण हैं, उनमें क्या अंतर हैं, और धातु और अधातु के क्या उपयोग हैं, और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है। हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो धातु को इंग्लिश में मेटल और अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जान गए कि धातु को हम कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के कक्षाओं में आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, और उच्च शिक्षा के लिए जब आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ोगे, तब आपको इंग्लिश की ही किताबें मिलेगी। इसलिए अभी से ही विज्ञान के प्रमुख शब्दों के इंग्लिश जो हैं वो आप अवश्य ही जान लें। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं पाठ में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चित्र आपको जो है वो दिखाए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि इन चित्रों में विभिन्न प्रकार के धातुओं और अधातुओं का मिश्रण यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। जैसे पहला जो है चित्र, वो आपका गहने का चित्र है। वो हम जानते हैं कि गहने सोने या चांदी से बने होते हैं। यहाँ पर सोना का गहना दिखाया गया है, वो एक धातु है। अगला चित्र कोयले का है। कोयला धातु है या अधातु, हम ये नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ कि कोयला जो है वो काला होता है और ये कार्बन से बना होता है, इसलिए ये अधातु की श्रेणी में आता है। कार्बन अधातु होता है। अगला जो चित्र है वो आपका फ्राइंग पैन का एक चित्र है। ये चित्र जो है, ये एक मिश्र धातु है जो ड्यूरेलिमन नामक मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें दो तत्व मिले होते हैं, एक ड्यूरेनियम और एक एल्यूमिनियम। दोनों मिला करके ड्यूरेलिमन बोल करके एक मिश्र धातु बनती है, जिससे एरोप्लेन वगैरह भी बनाए जाते हैं, प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं। तो उसी मिश्र धातु से ये फ्राइंग पैन भी बना है। बहुत ही मजबूत होता है और जल्दी मतलब इसकी आकृति जो है अधिक गर्म करने पर भी बिगड़ती नहीं है। अगला चित्र जो हम देख रहे हैं वो है आपका एक नेट का है।
नेट मतलब लोहे की जाली का है। और ये जाली जो है, ये हम जानते हैं कि अधिकतर हम अपने बागान वगैरह, बगीचे वगैरह को घेरने के काम में लाते हैं, ताकि अन्य जानवर जो है आकर के हमारे जो बगीचे वगैरह के फूल या फल के या सब्जी के जो पौधे हैं उनको नष्ट ना कर दें, उनको खा ना जाएं। तो ये हम जानते हैं कि जाली अधिकतर लोहे की बनी होती है। लेकिन बहुत सारी जाली ऐसी भी होती है जो विशेष, जैसे किसी वाहन के अंदर मोटरसाइकिल या कार, ट्रेन, एरोप्लेन, इनके भीतर भी जाली, बहुत प्रकार की जालियां लगाई जाती हैं जो दूसरे धातु की भी हो सकती हैं, जैसे तांबे की हो सकती है या आपके एल्युमिनियम की हो सकती है। तो इस तरह से ये कई प्रकार की हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि तो इस प्रकार जो है ये हम देख रहे हैं कि ये जाली भी कई प्रकार के मतलब धातु से ही बने होते हैं अधिकतर। उसके बाद आगे अगला चित्र जो है हम देख रहे हैं वो है आपका एक लकड़ी की कुर्सी है। तो लकड़ी की कुर्सी किसकी बनी होगी? तो हम जानते हैं कि लकड़ी की बनी है, तो हम सोचते होंगे कि लकड़ी की बनी है तो फिर ये किस श्रेणी में आती है, धातु है या अधातु? तो आपको बता दूं कि लकड़ी जो है वो कभी पेड़ थी, पेड़ से ही लकड़ी मिलता है हमें, और पेड़ जिंदा होता है। तो जो इस धरती पर कुछ भी अगर जिंदा हो, जीवित है, तो उसमें कार्बन अवश्य होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बन है, अर्थात लकड़ी में जो है कार्बन है। या इसके जो रेशे बने होते हैं वो सेलुलोज जैसी चीज़ से बनी होती है, और सेलुलोज जो है वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ये हम जानते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं। तो इस प्रकार से ये कुर्सी जो है अधातु से बनी है। अगला जो चित्र है वो आपका ये प्लास्टिक के जो है बर्तन हैं, ये डब्बे, ये भी अधातु हैं, क्योंकि प्लास्टिक को हम ये कहते हैं, प्लास्टिक को हम आपके पॉलीथीन या कहते हैं। तो पॉलीथीन जो होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही मुख्यतः होता है, उनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं इसीलिए। तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए ये भी अधातु की श्रेणी में है। तो इस प्रकार से ये चीज़ भी अधातु की बनी है। अगला जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये चेयर जो है ये भी प्लास्टिक की बनी है जो कि हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी एक अधातु है। और उसके बाद है आपका ये इस तार की जो तार, बहुत सारे तार हैं यहाँ पे, इसमें से तार के अंदर का हिस्सा जो वो धातु है, अर्थात तांबे का बना होता है या एल्युमिनियम का होता है। जबकि बाहर का जो हिस्सा जो उसके कुचालक पदार्थ जो उसके चारों तरफ लपेटा हुआ है वो प्लास्टिक है, जो कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब अधातु, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण, उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वो खुद अधातु हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अधातु हैं। तो मुख्यतः धातु के रूप में हम जो है देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में धातुओं जो है मुख्यतः लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन और निकल, क्रोमियम और सोडियम, पोटाशियम, इन सब धातुओं का अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं। और हम आप शायद बच्चों ने देखा भी होगा इसको। तो इस तरह से, और अधातु की श्रेणी में आपके जितने भी गैस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं वो अधातु की श्रेणी में आते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। परंतु ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि अधातु जो है वो धातुओं के मुकाबले में हल्के और कोमल होते हैं, या उनसे कम, मतलब उतने ठोस नहीं होते। अधातु में आपको गैस, द्रव और ठोस तीनों के मिश्रण मिलेंगे।
परंतु धातु में आपको केवल ठोस और केवल एक धातु द्रव अवस्था में वो जो है वो पारा, वो द्रव अवस्था मिलता है, पर गैसीय अवस्था में आपको कोई भी धातु नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में लगभग सभी उपयोग की वस्तुएं या तो धातु या तो अधातु की श्रेणी में या आपका जो है उनके मिश्र के रूप में, मिश्र धातु के रूप में प्रकट होते हैं या दिखाई पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार जो है उदाहरण लिखने के लिए आपको यहाँ दिया गया है ताकि आप खुद से अपने आसपास की वस्तुओं से धातु और अधातुओं को ढूंढकर निकाल सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले पंक्ति में जो है धातुओं की एक श्रेणी दी गई है, मतलब आप इसमें से दो धातु के नाम दिए गए हैं और आप अपने आसपास अपने घर में उपयोग होने वाले विभिन्न अन्य धातुओं के नाम इसमें भर करके एक सूची बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, उसके बाद आप लोहा लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर जस्ता लिख सकते हैं, टिन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अन्य धातुएं जो आपको दिखाई पड़ेगा अपने आसपास, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी पंक्ति में आपको अधातु जैसे लकड़ी, रबर, तो इसमें आप अलग अलग और जो उपयोग होने वाले अधातु की श्रेणी बना सकते हैं, जैसे कागज़, प्लास्टिक। तो इनको आप जो है अधातु की श्रेणी में यहाँ पे रख सकते हैं। गैस, धुआं, इस तरह की चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई पड़ती हैं वो अधातु की श्रेणी में आती हैं और उसको आप बना सकते हैं। तो अब ये इस तरह की दो सूची बनाने के बाद आप जो कुछ भी आपके आसपास दिखाई पड़ता है उसकी और भी लंबी सूची भी बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसे इस टेबल पर, ये जो टेबल आपको दिया गया है, ये यहाँ और यहाँ, इस पर उनके गुणों के आधार पर आप पदार्थों को यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जैसे चमकीला है, तो आप इसमें से देखो इस दोनों श्रेणियों में से कि कौन सा जो है पदार्थ वो चमकीला है, क्या एल्युमिनियम चमकीला है या लकड़ी। तो आप देखोगे कि एल्युमिनियम चमकीला है, लकड़ी नहीं है। तो यहाँ चमकीला के पास जो है आप एल्युमिनियम, तांबा आदि लिख सकते हैं। जो जो चमकीला आपको दिखाई पड़ता है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, जो चमकीला नहीं है उसको आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। और अन्य गुण हैं, पीटने पर फैलता है, तो आप अंदाज़ लगाइए कि उस श्रेणी में से कौन पीटने से फैलता होगा। तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम, तांबा, ये इत्यादि, सोना वगैरह जो हैं वो पीटने से फैलते हैं। तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। पीटने पर जो नहीं फैलते हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, ये सब आप यहाँ पे रबर लिख सकते हैं। फिर है एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्रायः धातुओं के ही नाम आएंगे, क्योंकि धातु ही होते हैं जो एक सिरे पर गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। और इधर आप देखेंगे आपकी प्रायः अधातु ही आएंगे, इस तरफ अधातु ही आएंगे। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो है जो गुण इसमें होता है आपका ठोस पदार्थ में होता है या धातु में होता है, वो आपका गुण जो है अधातु में नहीं होता है। जैसे धातु चमकीला होता है पर अधातु चमकीला नहीं होता। धातु को पीटने पर वो फैलता है पर अधातु नहीं फैलता। आप धातु को एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म होता है, लेकिन अधातु में वो नहीं होता। फिर आपका यहाँ पे धातु को आप देखेंगे कि वो खींचने पर हम उसे खींच सकते हैं, लेकिन अधातु जो है वो उसे हम नहीं खींच सकते, वो टूट जाती है। फिर है हम देखते हैं कि धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे बिजली के प्रायः तार वगैरह जो है तांबे के बनाए जाते हैं या एल्युमिनियम से बनते हैं या स्टील से बनते हैं।
और ये जो है अधातु विद्युत का सुचालक प्रायः नहीं होते हैं। कुछ एकाध अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट है, वो है अधातु, कार्बन का एक अपरूप है, परंतु वो विद्युत का सुचालक होता है। तो उसी प्रकार जो है ये एक श्रेणी हम बना लेते हैं गुणों के आधार पर, और उसके बाद हम ये पाते हैं कि इसमें से जो आपका जो श्रेणी ये जो सारणी ऊपर की जो सारणी हम बनाते हैं 2.1, उसके आधार पर हम जो बाईं ओर की जो वस्तुएं देखते हैं उन्हें हम धातु कह सकते हैं, और जो दाईं ओर की वस्तुएं हैं उन्हें हम अधातु कह सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न हम बना सकते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। ये एक प्रश्न हम आप लिख भी लो, धातु एवं अधातु में क्या अंतर होता है। इस पर जो है आप उसका प्रश्न बनाकर उसके उत्तर भी लिख लें और उसे याद भी रखें। अब आगे हम जो है पदार्थ या धातु के विभिन्न प्रकार के गुणों को जांचेंगे। तो प्रायः किसी पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं, या तो भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण। भौतिक गुण उन्हें हम कहते हैं जो बाहरी उसके रूप रेखा में बाहरी तरफ से आता है। तो हम भौतिक गुण उसे कहेंगे जो किसी भी पदार्थ के बाहरी रूप रेखा से संबंधित हो, जैसे उसकी आकृति, उसका आकार, और उसके हिलने डुलने का ढंग, या उसके बड़ा छोटा होने का गुण, या उसका प्रकाशित या अप्रकाशित होने का गुण। इस प्रकार के गुणों को हम भौतिक गुण हम की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात जो कि हमें सिर्फ बाहर से दिखाई पड़े वैसे गुणों को हम भौतिक गुणों की श्रेणी में रखते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणों में हम देखते हैं पहले कि उनकी वो देखने में कैसे होते हैं, अर्थात उनकी दिखावट, यानी बाहर से हम उसे किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं वो। तो हम प्राय देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कहा गया कि उनका वो रंग वो जो है वो चमकीले रंग के होते हैं। प्रायः अधिकतर धातु गहरे रंग के होते हैं, और जैसे गहरा भूरा या गहरा थोड़ा काला, पूरी तरह काले तो नहीं होते, पर अधिकतर गहरे रंग के होते हैं। उसमें से सोना जैसे है वो पीले रंग का, गहरे पीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से अधिकतर तांबा कुछ लाल रंग लिए हुए होता है। तो ये देखते हैं हम कि बाहर से देखने में धातुएं जो हैं वो थोड़े गहरे रंग के होते हैं। उनकी अब दूसरी है भौतिक अवस्था। उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम, भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि वो किस रूप में पाए जाते हैं। एक सामान्य तापमान पर, बाहर में वातावरण में सामान्य तापमान पर वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, अर्थात बाहर का जो वातावरण का तापमान है उसे कमरे का तापमान ही माना जाता है। और तो वो जो है अधिकतर धातु उसमें ठोस होते हैं, कड़े होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टिन इत्यादि। और इसमें से वही आपको मैंने पहले कहा था कि पारा जो है वो एक अपवाद धातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ठोस नहीं पाया जाता। और दूसरा सोडियम एवं पोटाशियम जो हैं वो धातु की श्रेणी में तो हैं, परंतु इतने कोमल होते हैं कि वो उन्हें चाकू तक से हम काट सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था जो है वो प्रायः धातुओं की जो है वो ठोस अवस्था होती है, वो साधारण तापमान पर, और उनमें से केवल पारा और सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर बाकी अधिकतर ठोस ही होते हैं। अगला गुण जो है आपका चमक जो है, साधारण जो है जिसे इंग्लिश में लस्टर कहते हैं।
तो ये धातुओं में, अधिकतर धातुओं में एक खास चमक होती है। ये चमक होती है उनके अणु जो हैं, उनके आंतरिक अणु जो हैं जिससे वो बने होते हैं, वो बहुत पास पास होने के कारण जो है उनकी ये चमक जो है बनती है। अगला गुण जो है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है, आघात मतलब चोट पहुंचाना, वर्धन मतलब बढ़ना, और वर्धनीयता मतलब बढ़ने का गुण। तो आघात करने से बढ़ने का जो गुण है उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये केवल आपका धातुओं में ही पाया जाता है। इन्हें हम आघात, फिर से मैं कहूँगा कि इनके जो अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि इनको पीटने पर वो अणु का जो बल है, वो अंतराण्विक बल जिसे कहते हैं, वो बल ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, जिसके कारण वो धातु जो है टूटकर बिखरता नहीं है, बल्कि उसका आकार जो है वो बदल जाता है। मतलब वो मोटे से पतले हो जाते हैं या लंबे हो जाते हैं, इस प्रकार। तो आघात करने पर, चोट पहुंचाने पर, जैसे हथौड़ी वगैरह से पीटने पर, उनमें वो उनका आकार बढ़ता है, मतलब उनकी मोटाई घट जाती है और पतले हो जाते हैं। तो जब पतले हो जाएंगे तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसलिए चोट पहुंचाने पर उनका आकार बढ़ जाता है। तो इस गुण का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जुगों जुगों से लोग जो हैं धातु के चद्दर जो है वो बनाते हैं। हम देखते हैं प्रायः घरों में लगाने के लिए हम लोग शीट लाते हैं, स्टील के शीट लाते हैं, और बहुत सारे बर्तन, जितने भी बर्तन हैं वो तो पीट कर ही बनाए जाते हैं, या धातुओं को चद्दर के रूप में, चदरे के रूप में जो है ढाल कर ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार इनके बहुत सारे उपयोग हैं, और अधिकतर धातुओं के उपयोग उनको चदरे के रूप में ढाल करके ही किया जाता है। और सोना, तो इसमें सबसे ज़्यादा पिटाई जो है सोने की होती है, सोने और चांदी की, क्योंकि सोना और चांदी से जो है बहुत ही बारीक गहने बनते हैं, और उनमें बारीक बारीक डिज़ाइन भी बनते हैं। और उस डिज़ाइन बनाने के कारण जो है सोना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उससे हम बहुत पतले चद्दर, मतलब जितने जहाँ लोहा जितना पतला होने पर टूट सकता है, उसके भी आगे जो है हम लोग सोने को पीटकर उतना पतला कर सकते हैं। तभी तो जो अल्फ़ा किरण का प्रयोग जो है, जो इन्होंने जो है किया था, वो आप आगे पढ़ेंगे 9-10 क्लास में, कि उन्होंने सोने के चद्दर का ही उपयोग किया था। पर मैंने पदार्थ में या किसी तत्व के परमाणु में क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, उसे जानने के लिए प्रयोग किया गया था। तो उसमें सोने के चद्दर का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सोने के चद्दर को बहुत ही पतला बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आघात वर्धनीयता एक बहुत प्रमुख गुण है धातुओं का। अगला जो है हम देखते हैं तन्यता, और जिसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो तन्यता का मतलब होता है कि हम धातुओं को कितना खींच सकते हैं। तो चूंकि धातु को आप पीटें तो चद्दर बन जाए, अगर आप ना पीटें, खींचें, तो वो जो है तार के रूप में खींच जाती हैं, और खींच जाने के कारण उनसे हम बहुत प्रकार के तार बना सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर ये तार का एक बंडल देख रहे हैं, तो इस तार के बंडल का उपयोग हम बहुत तरह से करते हैं। जैसे बिजली के जितने भी कार्य हैं वो तो तारों से ही होते हैं, और इसके अलावे भी जैसे क्रेन, मतलब जिसे हम प्राय माने उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण किरान बोलते हैं, वो असल में उसको किरान नहीं कहते, क्रेन कहते हैं। तो वो क्रेन जो है उसमें भी वस्तुओं को उठाने के लिए धातुओं के तार का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत मजबूत होते हैं। नावों वगैरह में भी ये होता है इस्तेमाल, और पहाड़ी इलाकों में जो है रोप वे जिसे कहते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच जो है एक छोटे बक्से नुमा जो वाहन के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो तार पर ही लटकी हुई होती है। तो इस तरह से, और बड़े बड़े पुल जो हैं नदियों के ऊपर या कहीं भी बने हैं, वो भी, उनमें भी तारों का बहुत ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक उपयोग किया गया है। तो इस तरह से लोहे के तार का उपयोग भी हमारे जीवन में बहुतायत से
होता है। तो यहाँ आप प्रश्न जो है आप 2 प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे 2-3 प्रश्न। एक तो है कि जो एक प्रश्न यहाँ से आप बना सकते हैं 2 प्रश्न कि कुछ ऐसे धातुओं के नाम बताएं, कुछ अपवादिक धातुओं के नाम बताएं, या ऐसे धातुओं के नाम बताएं जो अपवाद हैं। या अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहें तो एक जैसा क्वेश्चन बनेगा कि एक द्रव धातु का नाम बताएं, या एक ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रश्न जो है बन सकते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ आपका ये तन्यता और आघातवर्धनीयता पर भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि धातुओं के ही तार क्यों बनते हैं, या चद्दर क्यों बनाए जा सकते हैं, अधातुओं से क्यों नहीं बनाए जा सकते। तो हम उनका जवाब ये लिख सकते हैं कि धातु जो हैं वो अधिकतर उन्हें पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है और उन्हें खींचा भी जा सकता है, इसीलिए इस गुण के कारण जो है धातुओं का ही उपयोग अधिकतर तार और चदरे बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये गुण आ गए। छठा गुण जो है यहाँ आपका दिया है कि ध्वन्यात्मकता, अर्थात धातुओं को पीटने से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे आप साफ बिना देखे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु धातु है या अधातु। आप अंधेरे में भी बता सकते हैं, उस पर किसी तरह की आवाज़ करके आप अगर पीटेंगे उसे, किसी लोहे के टुकड़े या पत्थर से मारेंगे, तो एक विशेष ध्वनि के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये धातु है और वो अधातु है। तो और इसी ध्वन्यात्मकता का उपयोग जो है, इस पर भी एक प्रश्न आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो है ध्वनि धातुओं से जो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी कारण जो है विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों में भी धातुओं का भरपूर उपयोग होता है। जैसे सितार, गिटार, इन सब में धातु के ही तार होते हैं और उन्हें आपका जो है छेड़ने से या उन्हें झंकृत करने से आपको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जो हैं, मधुर ध्वनियाँ जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। हमारे विद्यालय में घंटी जो है वो आप धातु की ही हो सकती है। आप वहाँ लकड़ी की घंटी टांगेंगे तो उससे आवाज़ कुछ भी नहीं निकलेगी, पर उतनी आवाज़ नहीं निकलेगी और फैलेगी नहीं, वो गूंजेगी भी नहीं, जिसके चलते आपको घंटी पूरे विद्यालय में सुनाई नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ धातु की घंटी पर ख़ास तौर पर तांबे की घंटी टांगी जाती है, क्योंकि तांबा जो है वो उसका आवाज़ जो है उसकी आवृत्ति बहुत देर तक रहती है, जिसके कारण आवाज़ ध्वनि जो है वो वायु में बहुत देर तक गूंजता रहता है और वो सुनने में भी ज़्यादा मीठा और होता है, उसमें आयाम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत देर तक जो है घनघनाती रहती है। इसलिए तांबे की घंटी का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ भी एक प्रश्न जो है हम लिख सकते हैं कि स्कूलों में या विद्यालयों में तांबे की घंटी का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो उसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि क्योंकि तांबा एक धातु है और वो जो है एक उसकी आवृत्ति जो है, पीटने पर उसकी आवृत्ति जो है वो बहुत देर तक जो है कंपन करते रहता है, और जिसके कारण उससे निकलने वाली ध्वनि जो है वो बहुत अच्छी मीठी होती है एवं बहुत देर तक गूंजती रहती है, इसीलिए हम तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो पीतल की घंटी का। पीतल जो है वो तांबे की घंटी पूरी अगर हम देंगे सिर्फ शुद्ध तांबे की, तो वो घंटी जो है वो इसके मतलब गर्मी से यानी ताप बढ़ने से तांबे का आकार जो है वो ताप को खींचता है, अर्थात ताप से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो इसके कारण से उसके आकार में जो है थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा और वो उसकी जो निकलने वाली ध्वनि है वो थोड़ी सी फीकी हो जाएगी। इसीलिए उस एक मिश्र धातु पीतल की घंटी बनाई जाती है, जो उसमें टिन मिलाने से जो है
उसमें जस्ता मिला करके, तांबे में जस्ता एक कुछ भाग मिला करके बनाया जाता है, तो पीतल बनता है, जिससे वो ताप से ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होता और उसकी आवाज़ भी फीकी नहीं पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे जो है आपका ऊष्मा की चालकता। ये आप ये भी एक पदार्थ का जो है धातुओं का एक बहुत बड़ा गुण है, वो थर्मल कंडक्टिविटी से हम कहते हैं। तो ऊष्मा की चालकता के गुण के आधार पर हम बता सकते हैं कि धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की बहुत ही ज़्यादा सुचालक होती हैं, और इसी गुण के कारण हम जो है अपने घरों में बर्तन आदि बनाने में करते हैं। और प्रायः बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कपड़े करने के जो इस्त्री होती है उसमें भी धातुओं का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें जो धातु हैं वो बिजली से गर्म होते हैं, और गर्म होकर के वो इस्त्री जो है कपड़े आयरन करने में सहायक होती है। तो इसमें भी धातुओं के प्रकार के आधार पर ऊष्मा की चालकता कम ज़्यादा होती है। जैसे तांबा जो है ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक होता है, सोना उससे भी ज़्यादा होता है, चांदी उससे भी ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, और उसी कारण जो है उसमें चांदी वैसे अगर जहाँ पर तापमान वाले किसी वस्तु बनाने की जो आवश्यकता होती है तो उसमें चांदी लगाया जा सकता है, परंतु चांदी और सोना बहुत महंगा होता है, इसलिए जो है हम अपने घरों के बर्तन चांदी और तांबे के तो नहीं बना सकते। पर राजा महाराजा पुराने ज़माने में जो है वो जानते हैं हम लोग कि वो सोने और चांदी की थाली में खाया करते थे, और ऐसा माना भी जाता है कि चांदी और सोना जो है वो दिमाग की बुद्धि बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये धातु जो है वो ऊष्मा के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं। अगला जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊष्मा के साथ साथ धातुएं जो हैं वो विद्युत की भी बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, जिसके कारण प्रायः विद्युत सामान को बनाने में जो है धातुओं का ही अत्यधिक उपयोग होता है। उसमें भी तांबा, चांदी और एल्युमिनियम और सोना, ये चार जो हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आते हैं। इसमें से तांबा जो है वो आपका इसमें जो है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन प्रायः विद्युत के जितने भी उपकरण होते हैं उनमें आप देखेंगे कि सोना का ही उपयोग अत्यधिक होता है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम एवं तांबा का ही अत्यधिक उपयोग होता है। आगे हम देखेंगे कि चांदी जो है इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है, पर उसका उपयोग जो है नहीं किया जा सकता इसमें आपका ये बनाने में, जैसे बिजली के तार वगैरह बनाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोना और चांदी महंगी होती है। उसके चलते जो है उससे बनने वाले सामानों का जो कीमत है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और जो कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी, इसीलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता। सबसे अच्छा सुचालक होने के बावजूद भी चांदी का उपयोग जो है वो विद्युत तार बनाने में नहीं किया जाता है, बिजली के तार बनाने में नहीं किया जा सकता है। और उसके साथ ही ऊष्मा के भी और भी एक कारण ये है कि सोना और चांदी विद्युत के तो अच्छे चालक हैं, पर ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं, और इस कारण से चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास जो है वो बहुत अधिक होता है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि विद्युत शक्ति का ह्रास जो है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इससे क्या नुकसान होगा कि आप जहाँ से विद्युत या बिजली जो है लाएंगे तो आप अधिक दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अधिक दूर तक जाने से पहले ही वो जो है आपका उसकी विद्युत क्षमता जो है वो घट जाएगी, और वो आपका जो है जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं वहाँ तक उतना वोल्टेज नहीं जाएगा। इसलिए सोना और चांदी का जो उपयोग है ये आपका
विद्युत सामान बनाने में नहीं किया जाता। पर आपको ये भी बता दें कि आजकल जो जितने भी मोबाइल्स बनते हैं उनमें सोने का उपयोग ही होता है। उनके अंदर जो सर्किट बनती है उसमें सोने का ही उपयोग होता है। तो इस तरह से सोना का उपयोग होता है पर सीमित मात्रा में होता है। तो इसलिए सोना और चांदी के तो बिजली के तार नहीं बनाए जा सकते, तो तांबा जो है वो उसी का उपयोग अधिकतर या एल्युमिनियम का उपयोग अधिकतर किया जाता है, क्योंकि वो एक तो वो सोना और चांदी से थोड़ा ही कम सुचालक होता है, दूसरा उसकी कीमत जो है उनसे बहुत कम होती है। तो इसलिए अधिकतर बनाने में जो है तांबे का उपयोग, विद्युत के तार बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, आप जिसे प्रश्न लिख सकते हैं कि चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, पर विद्युत तार बनाने में उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ये एक प्रश्न आप लिख सकते हैं। और दूसरी है कि ऊष्मा की किस गुण के कारण जो है धातुओं का उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ये एक प्रश्न। तो इस तरह से जो है हम जान पाते हैं कि जो है सोना और चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक हैं और तापमान और विद्युत के। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक प्रयोग विधि का यहाँ वर्णन किया गया है, क्रियाकलाप, जो यह जानने के लिए है कि कोई भी धातु कितनी है। और यहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। यहाँ पे ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें इधर आपका एक बैटरी लगाई गई है, जिसमें इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो यहाँ पर आपका और बीच में एक बल्ब लगाया गया है, और इस बल्ब को और यहाँ एक चाबी से उसे जोड़ा गया है। असल में इंग्लिश में जो स्विच होता है उसे की कहते हैं, तो यहाँ पर उस की के बदले में की ही लगा दिया गया है ताकि एक समरसता बनी रहे शब्द की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये तार, यहाँ जो तार है आपका, ये तार जो है जब तक इस चाबी से सटा हुआ दोनों ओर से रहता है तब तक ये बल्ब जलेगा। और अगर ये चाबी आप हटा दोगे, इधर किसी एक तरफ से अगर हम हटा देते हैं तो ये सर्किट अधूरी हो जाती है, तो ये परिपथ अधूरी हो जाती है, तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलता उस वक्त। तो इसलिए, और इसमें से हम जो है चालकता का परीक्षण कर सकते हैं। जब आप अलग अलग प्रकार की चाबी यहाँ रखेंगे तो ये जो बल्ब की जो रोशनी है वो अलग अलग प्रकार की आएगी, कम ज़्यादा होगी, जिससे आप ज़्यादा चालकता और कम चालकता के बीच जो है अंतर जान पाएंगे। तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ें तो इस तरह से यहाँ पर अवलोकन के बिंदु हैं, कोई प्रयोग करने पर हमें उसका निरीक्षण भी करना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपने क्या पाया, नीचे की सारणी में सही या गलत का चिन्ह है। धातु का छल्ला, जब आपने धातु का छल्ला लगाया तो क्या बल्ब जला, तो हाँ जला। कोयले का टुकड़ा लगाया तो क्या बल्ब जला, नहीं जला। तो जब धातु का छल्ला लगाने से बल्ब जला, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि धातु का छल्ला जो है वो विद्युत का सुचालक है। कोयले का टुकड़ा लगाने से उस चाबी के स्थान पर इस स्थान पर जब हम इस चाबी के स्थान पर जो है कोयला लगाया तो ये नहीं जला। तो इससे हम ये साबित हुआ कि कोयला जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। और धातु का छल्ला लगाया तो जल गया बल्ब, तो इससे पता चलता है कि वो सुचालक है। अगला है लोहे की चाबी जो चित्र में दी हुई थी, तो वो लगाया तो क्या हुआ, तो बल्ब जला, तो वो भी सुचालक है। और रबर लगाएंगे आप वहाँ पे तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा, इससे पता चलता है कि वो सुचालक नहीं है। तो इस प्रकार से
जो है धातुओं के ये भौतिक गुण आज हमने पढ़ा हमने। और अगले जो वीडियो में हम आपको अधातु के भौतिक गुणों के संबंध में आपको बताएंगे। धन्यवाद।